नमस्ते, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कैरियर एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियर की एप्लीकेशन पे बहुत-बहुत स्वागत है भाई। कैसे हैं आप सब लोग? सलेश कुमार, चंदन, प्रीति, रुपेश, सुनीत कुमार, लवीश, सागर, नीरज कुमार, रिया, पंकज, रवि सिंह, अमन, अनिरुद्ध, मनोरम, यादव, रवि सिंह, अजय, हुँ, हाँ जी, सुमित, अंशु कुमार महतो, रवि कुमार, मोहित कुमार, राहुल। चलो भाई। हाँ, साइंस स्पेशल 30 में केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, आज हो जाएंगी, डोंट वरी। साइंस स्पेशल 30 में केमिस्ट्री का वीओडी ऐड करवा दिया है, आज आपको शो हो जाएगा वो। चलो और बताओ, करें फिर क्लास स्टार्ट? सब ठीक है? चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़े थे कल की क्लास में नर्वस सिस्टम में हमने ह्यूमन ब्रेन, मानव का मस्तिष्क स्टार्ट किया था, है ना? ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। अब ह्यूमन ब्रेन जो होता है, वो क्या होता है, कहाँ होता है, उसको कितने पार्ट्स में, कितने भागों में हमने डिवाइड किया था, ये हमने कल आपको बताया था। ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पीछे वाला यानी पोस्ट मस्तिष्क। उसके बाद मैंने बताया था कि जो फोर ब्रेन होता है, वो आगे फिर से 3 सब पार्ट में बटा हुआ होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। जो हाइंड ब्रेन होता है यानी पोस्ट मस्तिष्क, पीछे वाला मस्तिष्क होता है, वो फिर से 3 सब पार्ट्स में बटा हुआ होता है। कौन-कौन सा? आप क्या बताओगे बेटा? पहला होता है पोन्स वेरोलाई, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लंगेटा और तीसरा जो होता है, उसको बोलते हैं हम सेरेबैलम। अब हम कल की क्लास में यही पढ़ रहे थे क्या कि सेरेबैलम जिसको हम छोटा दिमाग कहते हैं, इसको छोटा दिमाग क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन के जितने भी सब पार्ट्स मैंने नाम बताए हैं, इनमें सबसे छोटा कौन सा होता है? तो इनमें सबसे छोटा यही होता है। इसको हम छोटा दिमाग कहते हैं, लिटिल ब्रेन कहते हैं, छोटा दिमाग कहते हैं। ठीक है? उसके बाद इसी का दूसरा नाम होता है ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का पेड़। अब क्यों कहते हैं? ये 5 मिनट के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसके फंक्शन क्या है? ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है? बच्चों ब्रेन का हिस्सा है और ब्रेन जो होता है वो सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल और कमांड देता है। आपने कभी सोचा ब्रेन को सबसे ऊपर क्यों रखा है यहाँ पे? ताकि इसके कंट्रोल में नीचे सारे ऑर्गन्स काम करते रहें। ये सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल देखता रहे कि भैया कौन सा ऑर्गन क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है ना? तो ये भी कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होगा। अब कौन-कौन सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है? बेटा एफएन का मतलब होता है फंक्शन। इसके क्या-क्या कार्य, क्या काम करता है ये? सबसे पहला काम करता है ये आपकी स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है। स्पीकिंग पावर कंट्रोल करने का काम इसी का होता है, यानी कि बोलने की क्षमता। देखो बेटा अगले सेंटेंस में मैं क्या बोलने वाली हूं, कौन सी लैंग्वेज में बोलने वाली हूं, कितना बोलने वाली हूं, इस पे कौन कंट्रोल करता है? तो इस पे हमारा सेरिबैलम कंट्रोल करके रखता है। जैसे मैंने कहा ना नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोलने वाली हूं, किस भाषा में बोलने वाली हूं, उसका मीनिंग क्या है, ये सारा किसका खेल है? ये सारा सेरिबैलम का खेल है। ठीक है? नेक्स्ट इसके बाद दूसरा जो है इसका काम वो होता है बेटा मसल्स मूवमेंट। मसल्स मूवमेंट, मांसपेशीय संकुचन, हिंदी में लिखोगे मांसपेशीय संकुचन। हमारे शरीर में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सारे मांसपेशियों में संकुचन पैदा होने की वजह से होते हैं। जैसे मैंने अपने हाथ को ऐसे मूव करवाया, ये लो, तो ये जो मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है ना, वो कौन करता है? वो आपका सेरिबैलम करता है। बच्चों आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, भाग रहे हो, आपके जो बॉडी के पोस्चर बनते हैं ना, सो रहे हो उस समय, बैठ रहे हो उस समय, खड़े हो उस समय, तो ये जो बॉडी के पोस्चर बनाने का काम होता है ना, वो भी इसी ब्रेन का होता है। और तीसरा आप बताओगे बेटा इसका काम होता है बॉडी बैलेंसिंग का। हाँ, शरीर के ऊपर संतुलन बनाए रखने का, बॉडी बैलेंसिंग का काम कर रहा है बच्चा। कैसा बैलेंसिंग? मैं अभी खड़ी हूं, मैं गिर थोड़ी रही हूं, तो मेरे बॉडी का बैलेंस बना है इसलिए मैं खड़ी हूं। तो बॉडी का बैलेंस कौन बना रहा है? सेरिबैलम। आप गाड़ी चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, आप हेलीकॉप्टर चला रहे हो, आप हवाई जहाज चला रहे हो, कोई भी गाड़ी चला रहे हो, कोई साधन चला रहे हो, कोई व्हीकल चला रहे हो, तो उस समय जो आपका बॉडी का बैलेंस बना के रखने का काम है वो इसी सेरिबैलम का होता है। तो एग्जामिनर इतनी बार क्वेश्चन पूछता है, ये एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, सीजीएल में, एमटीएस में सबसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछता है क्वेश्चन कि हमारे शरीर के ऊपर हमारी जो बॉडी के अंदर जो मांस है, मसल्स है या बॉडी के पोस्चर या बॉडी का बैलेंसिंग का काम किसका होता है? तो बैलेंस जब भी शब्द आ जाए तो आपको ऑप्शन में क्या सही करके आना है? सेरिबैलम, अनुमस्तिष्क, ये बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। अब बच्चों आपने एक शब्द सुना होगा, क्या आपने सुना होगा कि ज्यादा अल्कोहल पी लेते हैं, ज्यादा शराब पी लेते हैं, उसके बाद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। क्यों? शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और आपके बैलेंस बिगड़ने की वजह से सामने से कोई गाड़ी आएगी, साइड से गाड़ी आएगी, उसके साथ टक्कर हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी गलती से सामने वाले इंसान को चोट लग सकती है। तो बेटा ऐसा क्यों होता है? अगर आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली, अल्कोहल क्या ले लिया आपने? एक्सेस ले ली। ज्यादा मात्रा में जब शराब पीते हैं तो हमारा कौन से ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कौन से ब्रेन के ऊपर प्रभाव पड़ता है? तो एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इफेक्ट्स ऑन सेरिबैलम। क्या लिखोगे आप? आफ्टर एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इफेक्ट्स ऑन सेरिबैलम। ज्यादा शराब पीने से हमारे अनुमस्तिष्क यानी सेरिबैलम पे प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा शराब पी तो शराब के अंदर जो टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, वो आपके खून में घुलते हैं और खून में घुल के किसके पास आते हैं? ब्रेन के पास। और ब्रेन क्या है? ब्रेन के कौन से ऑर्गन के, ब्रेन के कौन से पार्ट के पास? सेरिबैलम के पास। और जो शराब के अंदर टॉक्सिक चीजें होती है ना, जहरीली चीजें, वो धीरे 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 आपके इस जो सेरिबैलम है इसको स्लो कर देते हैं। अब सेरिबैलम धीमा हो गया, सेरिबैलम ना के बराबर काम कर रहा है, तो बेटा क्या ये सारे काम ढंग से होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए शराब पिए हुआ इंसान की स्पीकिंग पावर पे कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, किसी को भी गाली देता है रोड पे चलते हुए, है ना? अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहा होता है। और शराब पिए हुए इंसान को भी बॉडी बैलेंसिंग कर पाता है क्या? नहीं ना, वो लड़खड़ा के चलता है, कहीं भी कभी यहाँ टकराता है, कभी वहाँ टकराता है। इसीलिए कहते हैं शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं होगा अच्छे से शराब पी ली तो आपने। क्यों? क्योंकि आपका सेरिबैलम धीमा हो गया है, स्लो हो गया है, या ये डीएक्टिव हो गया है, अब ये काम नहीं कर रहा है अभी कुछ देर के लिए। जब तक शराब आपके शरीर के अंदर है तब तक ये काम स्लो करेगा, तो आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा। और जब आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं बना तो आप गाड़ी भी नहीं बना, गाड़ी का बैलेंस कहां से बना लोगे आप? तो शराब पी के इसलिए गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, राइट? अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है बेटा, कि ज्यादा शराब पी लेने से हमारे ब्रेन के कौन सा हिस्सा है जो धीमा काम करता है या ना ही काम करता है, उसका नाम क्या है? सेरिबैलम। आपसे पूछेगा हमारे शरीर के बॉडी के पोस्चर, बॉडी बैलेंसिंग, स्पीकिंग पावर कौन कंट्रोल करता है? सेरिबैलम कंट्रोल करता है। अब मैंने इसको कहा कि इसको जीवन का पेड़ क्यों कहा, अब ये समझना बहुत ध्यान से। आपने सुना है कभी किसी इंसान के छोटे दिमाग में चोट लग जाती है, इंसान ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है, मर जाता है। आपने वो क्रिकेटर देखा था आपने केस कि उसके बॉल आके गल गई थी, ये आपका छोटा दिमाग है बेटा। अगर आप पीछे की तरफ ऐसे सर के बल गिर जाओ और इस छोटे दिमाग में चोट लग जाए तो बेटा तुरंत इंसान की डेथ हो जाती है। तो एक बॉल ऐसे गल गई थी ना और जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। अब वो नाम तो मैं उनका भूल जाती हूँ बहुत बार। तो बेटा आपने ये देखा होगा कि दो दोस्त थे, मोटरसाइकिल पे यानी बाइक पे जा रहे थे। आगे वाला दोस्त छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, आगे वाला दोस्त को हाथ वाथ टूटा, ठीक है, वो जिंदा है। पीछे वाला दोस्त था जो पीछे बैठा था बाइक पे, वो पीछे से ऐसे गिर गया और उसके छोटे दिमाग में चोट लगी और वो वहीं पे खत्म हो गया। ऐसा क्यों होता है बेटा? छोटे दिमाग में अगर चोट लगती है ना तो आपके बॉडी का मसल्स मूवमेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि यही ब्रेन का हिस्सा मांसपेशियों के संकुचन को कंट्रोल करता है। ये डिसाइड करता है कब मसल्स कितना मूवमेंट करेंगी। और आप जानते हैं हमारा जो हार्ट होता है वो क्या होता है? ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। हार्ट ऐसे पंप करता रहता है जिसकी वजह से हार्ट बीट चलती है, और ये पंप करने का काम कौन करवाता है? हार्ट की मांसपेशियां। अब आप सोचो कि आपके छोटे दिमाग में चोट लग गई, आपके हार्ट की मसल से वो मूवमेंट नहीं करेंगी, हार्ट की मांसपेशियां संकुचन पैदा नहीं करेंगी, तो
हार्ट ऐसे बीट करना बंद कर देगा, इंसान की हार्ट बीट बंद होगी, वो इंसान हार्ट अटैक से मर जाता है। किसी इंसान के छोटे दिमाग में चोट लगती है तो उस इंसान की डेथ हार्ट अटैक से तुरंत हो जाती है, क्योंकि बेटा हार्ट जो है वो मांस का टुकड़ा है, उसमें मसल्स जो होती है वो हार्ट बीट बनाती है, और जब हार्ट बीट ही नहीं बनेगी तो इंसान खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जब तक सही है जब तक हम सीधे पेड़ की तरह खड़े हैं, और जिस दिन सेरेबेलम खत्म, जैसे पेड़ की जड़ें काट दूं तो पेड़ गिर जाए, तो अगर आपका सेरेबेलम खत्म तो आप गिर जाते हो ऐसे सीधे। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या कि ये तीनों काम मेरे एग्जाम में आ जाए और एक ये क्वेश्चन आ जाए, सबसे ज्यादा तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये सेरेबेलम के काम होते हैं, ये सेरेबेलम के काम होते हैं। चलो अब पढ़ेंगे दूसरा ब्रेन, सेरेबेलम के बाद हाइंड ब्रेन। इसके इतने काम आपको इतना याद रखना है, इसको छोटा दिमाग कहते हैं, और ज्यादा शराब पीने से यही ब्रेन का हिस्सा कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है। अब जो दूसरा ब्रेन का हिस्सा होता है, जो हिंड ब्रेन का पार्ट है, उसको बोलते हैं हम मेडुला ओब्लंगाटा। मैंने आपको कल बताया था कि कुछ बुक्स वाले इसको सिर्फ मेडुला टाइप कर देते हैं, तब भी आपको समझना पड़ेगा कि वो इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेडुला ओब्लंगाटा बहुत अच्छा काम करता है। क्या काम करता है, सारे एग्जाम में आते हैं। कैसे आते हैं क्वेश्चन अभी बताती हूँ। मेडुला ओब्लंगाटा का काम होता है इनवॉलेंटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करना। इनवॉलेंटरी रिएक्शंस क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। बेटा एक शब्द होता है वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है, मेरी इच्छा से। एक होता है इनवॉलेंटरी, जिसको चाहकर भी हम कंट्रोल ना कर पाए, ऐसी रिएक्शन इनवॉलेंटरी होती है, अनैच्छिक होती है, जिसको हम चाह के भी कंट्रोल ना कर पाए। आप देखो मेरा हार्ट अभी बीट कर रहा है, क्या मैं हार्ट बीट को अपनी मर्जी से रुकवा सकती हूँ, कम ज्यादा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती ना, मैं नहीं कर सकती ना। तो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ऐसी रिएक्शंस, ऐसी क्रियाएं जो इनवॉलेंटरी हैं, जो अनैच्छिक हैं, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, वो किसकी इच्छा से काम करती हैं, वो मेडुला ओब्लंगाटा की इच्छा से काम करती है। और इन रिएक्शंस को बोलते हैं हम वाइटल रिएक्शंस। क्या कहते हैं, वाइटल रिएक्शंस। तो आप क्या लिखोगे, इट कंट्रोल्स ऑन वाइटल रिएक्शंस। यह जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण बना के रखता है, यह जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण बनाए रखता है, नियंत्रण बनाए रखता है। अब बेटा ये जैविक क्रियाएं नेचर में कैसी होनी चाहिए, ये नेचर में इनवॉलेंटरी होनी चाहिए, इनवॉलेंटरी। ये वाइटल रिएक्शंस कैसी होती है नेचर में, इनवॉलेंटरी होती है। अब इनवॉलेंटरी का मतलब क्या होता है बेटा, अनैच्छिक क्रियाएं, जिसको हम लोग चाहकर भी कंट्रोल ना कर पाए, जो अपनी इच्छा से हो, उनको हम अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो मेडुला ओब्लंगाटा का मेन काम, मुख्य काम होता है अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण बनाए रखना। इट कंट्रोल्स ऑन इनवॉलेंटरी रिएक्शंस। अब ये इनवॉलेंटरी रिएक्शंस जो होती हैं वो दो टाइप की होती है। कैसे, तो बेटा एक इनवॉलेंटरी रिएक्शंस होती है जो हमारे शरीर में डेली होती है, और ये जो डेली होती है इनको हम वाइटल रिएक्शंस कहते हैं, इनको हम वाइटल रिएक्शंस कहते हैं। हिंदी में सेम नाम है, इन्हें हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, हम जैविक क्रियाएं कहते हैं। और दूसरी जो होती है, जो रोज नहीं होती, कभी कभी होती है, उनको हम एसेसरी रिएक्शंस कहते हैं। RXN का मतलब होता है रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं। अब पहली बात, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझने की कोशिश करना। कभी कभी ना आपको 4 एग्जांपल देगा एग्जामिनर और पूछेगा इनमें से कौन सी एक वाइटल इनवॉलेंटरी रिएक्शन है, कौन सी एक एसेसरी इनवॉलेंटरी रिएक्शन है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, चल मैम कुछ वीडियोस क्यों नहीं चल रही हैं, अगर बेटा कुछ वीडियोस नहीं चल रही हैं तो प्लीज एक बार आप टेक्निकल टीम को फोन करें या एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करके लॉगिन करके देखोगे तो चल जाती है। राइट, चल वाइटल रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा, वाइटल रिएक्शंस इनवॉलेंटरी होती हैं, ये भी इनवॉलेंटरी है, ये भी इनवॉलेंटरी है, लेकिन ये वो इनवॉलेंटरी रिएक्शंस होती हैं, ध्यान से सुनना, ये वो इनवॉलेंटरी रिएक्शंस है अगर इनमें से एक भी नहीं हुई तो हमारे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, हमारे शरीर को नुकसान पहुंच जाएगा। वो अनैच्छिक क्रियाएं अगर उनमें से एक भी नहीं हुई, जिनकी अनुपस्थिति में शरीर की मृत्यु हो जाए, उनको आप वाइटल रिएक्शंस कहते हैं। अगर इनमें से एक की भी एब्सेंस हो गई, एब्सेंस का मतलब क्या होता है बेटा, अनुपस्थिति, यानी कि इनमें से एक भी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, बॉडी डाई, यानी कि शरीर की डेथ हो सकती है बेटा, शरीर की मृत्यु हो सकती है। अब आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जो जरूरी है। जैसे आप लोग मुझे एग्जांपल दोगे, मैम सांस लेना, क्या बिना रेस्पिरेशन के आप जिंदा रह सकते हो? नहीं मैम। और मुझे ये बताओ कि सांस लिए बिना जिंदा तो नहीं रह सकते आप, लेकिन क्या रेस्पिरेशन पे आपका कंट्रोल है, क्या रेस्पिरेशन पे आपका कंट्रोल है? कभी सोचा है कि आज तो भर भर के सांस ले लेता हूं, फिर सांस रोक लूंगा, फिर 4 दिन सांस नहीं लूंगा? हाँ, नहीं मैम। तो रेस्पिरेशन के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। रेस्पिरेशन एक इनवॉलेंटरी रिएक्शन होती है, हम इसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ओब्लंगाटा। नेक्स्ट नेक्स्ट हार्ट बीट, हृदय की धड़कनों का बनना। कभी सोचा है कि आज तो मैं अपनी हार्ट बीट कम करूंगा, आज मैं ज्यादा करूंगा? नहीं ना, है ना। और अगर किसी का हार्ट बीट ना हो तो इंसान का हार्ट अटैक पड़ जाता है, इंसान का हार्ट खराब हो जाता है, फेल हो जाता है। तो हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट भी एक इनवॉलेंटरी रिएक्शन होती है। और डेली हो रही है हार्ट बीट? हाँ मैम डेली हो रही है। नेक्स्ट सुनो, अगला आता है बीपी, ब्लड का प्रेशर, रक्त दाब। अगर किसी इंसान का बीपी बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी डेथ हो सकती है हार्ट अटैक से, अगर किसी का बीपी कम हो जाता है तब भी उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो सकती है। नेक्स्ट लिखो, डाइजेशन, पाचन, पाचन की प्रक्रिया पर हमारा कोई कंट्रोल है क्या? नहीं है मैम। अगला लिखो, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, जितना भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। जो भी आपके बॉडी से यूरिन है ना, पेशाब पसीना सब बाहर निकलता है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी नेचर से इनकी प्रकृति कैसी है, इनवॉलेंटरी है, अनैच्छिक है। हम इनको चाह के भी कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं। और बेटा ये डेली होती है कि नहीं होती है? हाँ मैम। तो ऐसी रिएक्शंस जो डेली हो, जिनमें से एक भी नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। और जो नेचर से इनवॉलेंटरी है, अनैच्छिक है, उनको हम वाइटल इनवॉलेंटरी रिएक्शंस कहते हैं, उनको जैविक अनैच्छिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और इनको कंट्रोल कौन करता है, इनको कंट्रोल कौन करता है? तब क्या बताओगे, मेडुला ओब्लंगाटा। अब आओ दूसरी तरीके से, दूसरी तरफ एसेसरी रिएक्शंस क्या होती है बेटा? एसेसरी रिएक्शंस भी नेचर से तो इनवॉलेंटरी ही रहेंगी, ये भी इनवॉलेंटरी होती है। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है ये भी अनैच्छिक है, लेकिन बेटा ये डेली नहीं होती है। एक तो ये डेली नहीं है, अगर ये डेली नहीं है इसका मतलब इसमें से मैम एक आधा नहीं भी होगा तो शरीर मरेगा नहीं। हाँ जी मैम। तो लिख दो, इनकी एब्सेंस में बॉडी डजंट डाई। क्या होगा, डजंट डाई, यानी कि इनकी प्रेजेंस में आपके शरीर की मृत्यु नहीं होगी। लिख दो, अगर ये नहीं हुई, अगर इनकी अनुपस्थिति हो गई तो शरीर मरेगा नहीं, मृत्यु नहीं होगी बेटा।
जैसे चलो एक दो एग्जांपल बताती हूँ। पहला एग्जांपल, हिचकी आना। क्या हिचकी डेली आती है? नहीं मैम। और क्या हिचकी नहीं आती है तो मर जाते हो क्या? नहीं मैम। और क्या आपका कंट्रोल है हिचकी आने पे? आज तो मैं हिचकी लूंगा बहुत सारी, आज नहीं लूंगा हिचकी। जब हिचकी आती है तो आप रोक नहीं सकते हो, और हिचकी नहीं आती है तो आप ला भी नहीं सकते हो हिचकी को, है ना। जैसे छींक आना, स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना। क्या छींक डेली आती है क्या? नहीं मैम। अगला लिखो बर्पिंग, डकार लेना, डकारना, ठीक है, डकार लेना। नेक्स्ट लिख दो योनिंग, यानी उबासी लेना। योनिंग का मतलब होता है उबासी लेना, उबासी लेना। और अगला लिख सकते हो फार्ट करना, गैस पास करना, फार्टिंग, फार्ट, ठीक है, गैस बाहर छोड़ना शरीर से। तो क्या ये सारी रिएक्शंस आपके कंट्रोल से चल रही हैं? नहीं मैम। तो ये क्या है? ये भी इनवॉलेंटरी रिएक्शंस हैं, ये भी अनैच्छिक अभिक्रियाएं हैं, लेकिन ये वो अनैच्छिक अभिक्रियाएं हैं जो डेली नहीं होती हैं, और अगर नहीं भी हो रही होती है तो शरीर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, अब उस पे आ जाओ। एग्जामिनर पहला क्वेश्चन पूछता है ब्रेन का कौन सा हिस्सा इनवॉलेंटरी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारी मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं पे कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। अगला अगला आपसे पूछेगा कि हार्ट बीट, हृदय की धड़कनें बनना, ब्लड का प्रेशर, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, छींकना, खांसना, कोल्ड कफ भी लिख सकते हो आप, जुकाम खांसी भी लिख सकते हो, ये भी यही आएगा, जुकाम और खांसी भी यही आएगा, कोल्ड एंड कफ हिंदी में लिखना जुकाम एंड खांसी। तो अगर आपसे पूछे जुकाम, खांसी, छींकना, खांसना है और हिचकी लेना, ये सब किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? ये सब मेडुला ऑब्लिंगाटा के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। प्रदीप आज हो जाएगा, आज हो जाएगा बेटा, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी ना कल की क्लास में, कैसे क्वेश्चंस आएंगे बेटा आपको समझ में आएगा वहां पे, राइट जी मैम। तो बताओ बॉडी बैलेंसिंग का काम किसने किया? सेरेबेलम ने। छींकना, खांसना, सांस लेना, सांस छोड़ना, खाने का पाचन होना, उत्सर्जन होना, हार्ट का बीट होना, यानी हार्ट बीट कब बनेगी, कब कम होगी, कब ज्यादा होगी, इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। चल अब तीसरा, तीसरा ब्रेन का हिस्सा है, अरे याद है ना, जो पीछे वाला दिमाग होता है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ था, पॉन्स, वेरोलाई, मेडुला ऑब्लिंगाटा, सेरेबेलम। तो हमने सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिंगाटा पढ़ लिया, तब तीसरा हमारा कौन सा बचा? पॉन्स। पॉन्स की फुल फॉर्म वैसे पॉन्स वेरोलाई होती है, पॉन्स की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉन्स वेरोलाई होती है, लेकिन अगर अकेला पॉन्स भी लिखा हुआ मिले तब भी बेटा सही है, लिख दीजिए पॉन्स वेरोलाई। अब क्या करता है ये पॉन्स? अच्छा आपसे एग्जामिनर पूछ ले पॉन्स कौन से ब्रेन का हिस्सा है, तो क्या बताओगे बेटा? है जो पॉन्स होता है वो हमारे हिंड ब्रेन का, पीछे वाले दिमाग का हिस्सा होता है, ठीक है। अब सुनो क्या करता है ये एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। वो क्या करता है? आपके दो रोड को आपस में कनेक्ट करता है, ये बीच एक रोड इधर है, एक रोड इधर है ना, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर है, बीच में आप एक ब्रिज बना दिया, तो आप इस ब्रिज से होकर इस रोड पे जा सकते हो। तो दोनों सड़क किसकी सहायता से कनेक्टेड है? ब्रिज की सहायता से, यानी पुल की सहायता से कनेक्टेड है। ठीक ऐसे ही ये भी हमारे बॉडी में एक ब्रिज की तरह काम करता है बेटा, ठीक है। अब कैसे ब्रिज की तरह काम करता है वो समझो। मान लो इधर है हमारे बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स का मतलब हो गया शरीर के अंग। इधर आपका हार्ट है, लीवर है, पेनक्रियाज है, स्किन है, ये सारे आपके शरीर के अंग हैं, ठीक है। इधर कौन है? इधर है आपके ब्रेन पार्ट्स, ब्रेन पार्ट्स हिंदी में लिखेंगे हम मस्तिष्क के हिस्से या मस्तिष्क के भाग। इधर कौन है? मस्तिष्क के भाग है, ठीक है। हमारे शरीर के ऑर्गन्स और ब्रेन के जो पार्ट्स हैं इनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है कौन सा ब्रेन का हिस्सा? पॉन्स वेरोलाई, पॉन्स वेरोलाई। लेकिन कैसे करता है, कैसे करता है वो समझो, कैसे करता है समझो। ये है आपकी स्किन, स्किन को बोलते हैं त्वचा। स्किन क्या होता है? एक शरीर का ऑर्गन है, एक शरीर का हिस्सा है, हिस्सा है जी मैम। अब स्किन से कोई मैसेज आया, स्किन से क्या आया? कोई मैसेज आया, कोई स्टिमुलेशन आया, कोई उद्दीपन आया, ठीक है। स्किन से कोई मैसेज आया है, अब ये मैसेज ब्रेन के कौन से पार्ट में जाएगा? ये कौन डिसाइड करेगा? ये पॉन्स डिसाइड करेगा, ठीक है। मान लो एक मैसेज आया आपके हार्ट से, आपके हृदय से एक मैसेज आया, एक उद्दीपन आया, एक स्टिमुलेशन आया। अब ये हार्ट से मैसेज आया है तो इस मैसेज को, इस उद्दीपन को ब्रेन के कौन से हिस्से के पास पहुंचाना है? कौन डिसाइड करेगा? पॉन्स वेरोलाई। तीसरा, मान लो एक मैसेज आया आपकी आंख से, एक मैसेज आया आपके कान से, आंख या कान से कोई मैसेज आया है, तो बेटा कौन डिसाइड करेगा कि ये मैसेज ब्रेन के कौन से हिस्से तक जाएगा? तो ये आपका पॉन्स वेरोलाई डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा बेटा? इसका डिसीजन कौन लेगा? पॉन्स वेरोलाई लेगा। इसका मतलब मैम, इसका मतलब मैम कि पॉन्स वेरोलाई हमारे बॉडी ऑर्गन्स को ब्रेन के पार्ट से कनेक्ट करा रहा है। हाँ जी यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ। तो एग्जामिनर क्या पूछता है? हमारे मस्तिष्क के उस पार्ट का, उस हिस्से का नाम बताओ जो बॉडी ऑर्गन्स को ब्रेन के पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है, और कैसे कनेक्ट करेगा, है ना, कैसे काम करेगा? तो आप क्या बताओगे बेटा? ये काम करता है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा मैसेज, कौन सा मैसेज ब्रेन के कौन से हिस्से तक जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, आंख और कान से जो मैसेज आते हैं वो हमारे मिड ब्रेन तक जाते हैं, वो हमारा जो सेंटर वाला ब्रेन होता है जिसको हम मध्य मस्तिष्क बोलते हैं उसके पास जाते हैं। लेकिन ये मैसेज मिड ब्रेन के पास जाएंगे, ये डिसाइड कौन करेगा? पॉन्स वेरोलाई, ठीक है। जैसे हमारे स्किन से जो मैसेज आते हैं, स्किन से जो मैसेज आते हैं वो हमारे फोर ब्रेन के पास जाते हैं, अब मस्तिष्क के पास जाते हैं, लेकिन आगे वाले ब्रेन के पास क्यों गए? क्योंकि पॉन्स वेरोलाई बोलेगा भैया तुम कहां से आए हो? स्किन से, तो चलो जाओ तुम फोर ब्रेन में जाओ, ठीक है। अगर आपके हार्ट से मैसेज आया है तो वो कौन से ब्रेन के पार्ट तक जाता है? हिंड ब्रेन तक जाता है। और हिंड ब्रेन का मतलब क्या होता है? पोस्ट मस्तिष्क, पीछे वाला दिमाग, पीछे वाला दिमाग। इसका मतलब मैम ये क्या कर रहा है? एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। और किसके बीच में ब्रिज? तो इधर है आपके बॉडी के ऑर्गन्स, और बॉडी के ऑर्गन से जो भी मैसेज आता है उस मैसेज को ब्रेन के कौन से पार्ट के पास भेजना है? भाई काम तो ब्रेन के पार्ट्स का फिक्स है ना। अभी मैंने आपको बताया हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लिंगाटा। मेडुला ऑब्लिंगाटा ब्रेन का कौन सा हिस्सा है? कौन से पार्ट में? हिंड ब्रेन में। तो देखो ना, हार्ट से मैसेज आया है तो वो कौन से में जा रहा है? हिंड ब्रेन में जा रहा है। अब ये सोचो अगर हार्ट का मैसेज हिंड ब्रेन में जाके ना जाके फोर ब्रेन में चला जाए, गड़बड़ हो जाएगी ना, दिमाग के तार हिल जाएंगे आपस में, कनेक्ट नहीं हो पाएंगे अच्छे से। तो ये मैसेज कहां पे जाएंगे? हमारे शरीर के किस ऑर्गन से आए हैं उसकी पहचान करना, और ब्रेन के किस हिस्से तक जाएंगे वहां तक पहुंचाना किसका काम होता है? किसका काम होता है? पॉन्स वेरोलाई का काम होता है। और इसी के साथ एक काम और बता दूं इसी पॉन्स वेरोलाई का, एक तो ये लिखना आपको बहुत बड़ा काम है, और एक काम और करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो दूसरा पॉइंट लिखना इसका फंक्शन, इट कंट्रोल्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट
कंट्रोल्स ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यह श्वसन तंत्र पर नियंत्रण करके रखता है या नियंत्रण बनाए रखता है। देखो बेटा, अगर एग्जाम में आ जाए कि श्वसन की दर या श्वसन तंत्र पर कौन कंट्रोल करके रखता है, तो आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं। या तो ऑप्शन मिलेगा मेडुला ऑब्लिंगेटा, अभी मैंने आपको बताया था, या आपको ऑप्शन मिलेगा पोन्स वेरोलाई। पोन्स और मेडुला दोनों ही आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, बाकी इसका काम, मेन काम यही है बेटा, कौन सा मैसेज ब्रेन के किस हिस्से तक पहुंचाना है बस। तो हमारे हिंड ब्रेन के 3 हिस्से थे। अरे हमारा जो पीछे वाला दिमाग था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। जी मैम, तो ये तीनों हिस्से पढ़ लिए हमने कि नहीं पढ़े? जी मैम, हमने पढ़ लिए तीनों हिस्से। पढ़ लिया, सेरेबेलम पढ़ लिया, उसके बाद हमने मेडुला ऑब्लिंगेटा पढ़ लिया और हमने पोन्स वेरोलाई पढ़ लिया। अब आओ, अब हम पढ़ेंगे बीच वाला दिमाग। हम उल्टा कर रहे हैं ना, इसे हम ऐसे पढ़ रहे हैं ना, कैसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, मुझे मेरे को लगा आपको आसानी से तरीके से समझ में आएगा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब देखो फंक्शंस ऑफ मिड ब्रेन। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मिड ब्रेन सबसे छोटा हिस्सा होता है, बताया था कि नहीं बताया था? जी मैम, इन तीनों पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में सबसे छोटा कौन सा है? बीच वाला, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। ये जो मिड ब्रेन है, इसका काम बहुत जरूरी है, लेकिन एक ही काम करता है। क्या काम करता है वो सच? इट कंट्रोल्स ऑन सेंसरी ऑर्गन्स। इसका काम होता है स्टिमुलेशन लेना। कौन से ऑर्गन से? सेंसरी ऑर्गन से। अब मुझे लोग बताओ, हमारी बॉडी में कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? यह संवेदी अंगों पर नियंत्रण बनाए रखता है। इट कंट्रोल्स ऑन सेंसरी ऑर्गन। अच्छा, सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं? जो किसी चीज का सेंस देते हैं वो सेंसरी ऑर्गन है भैया। अरे आंख किसका सेंस दे रहे हैं? देखने का। कान किसका दे रहे हैं? सुनने का। जीभ किसका देती है? टेस्ट का। नाक किसका देती है? स्मेल, कैसी स्मेल है, कैसी गंधक, अच्छी है, खराब है, कैसी है। और स्किन, अगर आपको किसी ने टच किया, किसी ने चांटा मारा, सर्दी लग रही, गर्मी लग रही, तो ये सेंस कौन करवा रहा है? स्किन करवा रही है। तो बेटा ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने सेंसरी ऑर्गन होते हैं? 5। आंख, नाक, जीभ और कान और त्वचा, 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। और छठा आपका सिक्स सेंस है ना? सिक्स सेंस क्या होता है? कोई भी चीज फ्यूचर में होने वाली हो, वो आपको पहले ही महसूस हो जाए। अरे मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था वो लड़की तुम्हें धोखा देगी, देखो ना, दे दिया ना धोखा। मेरा सिक्स सेंस कह रहा था। और लड़कियों का सिक्स सेंस लड़कों के मुकाबले में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, लड़कियों के इंट्यूशंस ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ये बात साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। ये 5 सेंसरी ऑर्गन में से सिर्फ 2 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है बेटा। कौन कौन से? 5 में से आई, आई का मतलब होता है आंख, और दूसरा कौन सा? ईयर। तो बेटा आंख और कान से जितने भी स्टिमुलेशन आते हैं, वो सारे कौन से ब्रेन के हिस्से पे आते हैं? वो आपके सेंसरी ऑर्गन से होते हुए, आंख और कान सेंसरी ऑर्गन होते हैं, इनसे जो मैसेज आते हैं वो मिड ब्रेन के पास आते हैं। नहीं समझे? चलो नहीं समझे, मैं समझाती। मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आपकी आंख है, इस आंख का ये वाला एरिया, ये रेटिना कहलाता है। रेटिना पे इमेज बनती है, और रेटिना पे जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टी बनती है। फिर मैंने कहा था इस इमेज को यहाँ से एक नर्व निकलती है, जिस नर्व को ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये नर्व हमारे ब्रेन के पास लेके जाती है, और ब्रेन आपको उस इमेज को सीधा दिखाता है, और उस इमेज की पहचान करवाता है कि किसकी इमेज है, एसी है, कैमरा है, क्या है, पंखा है, टीवी है, कूलर है, क्या है, उसकी पहचान करवाता है ना? तो सुनो जरा ध्यान से, ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये आंख से मैसेज कहाँ ला रही है? मिड ब्रेन के पास। तो मैं ये लिख दूं, आंख से कैसे मैसेज आते हैं? विजुअल पावर वाले, दिखाई देने वाले। अब आप कहोगे मैम हमें दिखाई तो आंखों से देता है। अरे भैया, आप कोई चीज देखते हैं, उस चीज को देखने की इमेज सिर्फ आंख पे बन रही है, लेकिन किसको देखा है? कौन है? पिछली बार कब देखा था? ये सब कौन पहचान करवाता है? ब्रेन। ब्रेन का कौन सा हिस्सा? मिड ब्रेन। आप गए ताजमहल देखने, तो ताजमहल की इमेज यहाँ बन रही है आंख पे, लेकिन ये ताजमहल है, इसको सीधा करके कौन दिखा रहा है? मिड ब्रेन। इससे पिछली बार ताजमहल गया था, किसके साथ गया था? ये ताजमहल किसने बनाया? और ये ताजमहल आप गए, उसके बाद बाहर जितने भी सारे लोग हैं उनको देख रहे हैं, उनकी इमेज बन रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटा इमेज तो आपकी आंख में बनती है, रेटिना पे, लेकिन उस इमेज को सीधा करना, उस इमेज की पहचान करवाना, किसका काम है? मिड ब्रेन का। मिड ब्रेन का। ठीक है, ऐसे ही कान, कान का काम क्या होता है? हियरिंग पावर। सुनाई तो कान का, आपको सुनता कहां से? कान में, क्योंकि कान के अंदर ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा होता है। लेकिन किसने आवाज दी है? मान लो मैं ऐसे खड़ी हूं, मेरे को मेरी मम्मी ने वहां से आवाज दी, तो मैं इधर ही देखूंगी ना, और मैं बिना देखे आवाज पहचान के बता सकती हूँ ये मेरी मम्मी की आवाज है। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग ठीक है अभी तक। तो कान ने सिर्फ आपको सुनाई दिया, कान से यहाँ आपको सिर्फ सुनाई देता है कान की वजह से। तो किसकी आवाज है? कैसे पहचानोगे? इतनी सारी आवाजें, उनमें से मम्मी की आवाज कैसे पहचान लेते हो तुम? और मम्मी ने इधर से आवाज दी है तो इधर ही देखते हो ना, तो ये इधर दिखवाने का काम किसका है? मिड ब्रेन का। ऐसा थोड़ी है आवाज इधर से आ रही है आप इधर देख रहे हो, हाँ मम्मी बोलो, पागल थोड़ी हो, तो पागल के काम होते हैं, है ना? तो बात समझ में आई? तो ये वाले काम किसके हैं? ये वाले काम मिड ब्रेन के हैं। तो लिखो, दिखाई देता है, दिखाई देने की क्षमता और सुनाई देने की क्षमता। आप इसको ऐसे लिखो हिंदी में, देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, ऐसे लिखो आप, देखने की क्षमता यानी कि विजुअल पावर, और सुनने की क्षमता। और एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि मिड ब्रेन जो होता है वो हमारे कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, तो आप क्या करोगे? आंख, कान, आंख, कान। ठीक है, ठीक है जी मैम। ग्रुप डी के पेपर पे स्टे लग गया, अभी आया क्या? आज कोर्ट में हियरिंग था ना, आगे बात समझ में? आंख से दिखाई देना, कान से सुनाई देना। अब बेटा मिड ब्रेन जो होता है, आकाश क्या कहना चाह रहे बेटा? मिड ब्रेन का वैसे तो कोई पार्ट नहीं होता है, इसका आगे कोई सब पार्ट नहीं होता है, लेकिन मिड ब्रेन में जिस हिस्से में, मिड ब्रेन के जिस हिस्से में आंख और कान से मैसेज आते हैं, उस हिस्से में ऐसे 4 पॉइंट होते हैं बेटा, 4 पॉइंट, 4 बिंदु होते हैं, ऐसे 4 बिंदु होते हैं, और इन बिंदुओं को एक साथ मिला के कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या कहा जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। सुनो, ये हिस्सा मिड ब्रेन का, ये कोई मिड ब्रेन का आगे सब पार्ट नहीं है, बस मिड ब्रेन के जिस हिस्से में शार्प चीजें आंख और कान से मैसेज आते हैं, उस हिस्से को क्या बोलते हैं? कौन से सर ने बताया बजरंगी? हाँ, ग्रुप डी का पेपर आगे एक्सटेंड हो गया है, कुछ आया है क्या अभी इस पर? चलो सुनो, तो मिड ब्रेन के अंदर ऐसे 4 बिंदु होते हैं, और ये बिंदु जिस जगह होते हैं उसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। कॉर्पोरा क्वाड्री गैमिना या जेमिना कहते हैं। एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा था ना मेरे से कल की क्लास में, मैम ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है, पूछ रहा था ना। चलिए, तो इसे क्या कहते हैं? इस हिस्से को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, भूला भूला भटका क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कौन से ब्रेन के अंदर पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे बेटा? मिड ब्रेन में पाया जाता है।
स्टे लग सकता है आरआरबी ग्रुप डी का। इसका केस हाई कोर्ट में बेटा, हाई कोर्ट आई थिंक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना। स्टे लगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्टे लगने से भी क्या हो जाएगा, 1 से 2 महीने आगे मिल जाएंगे आपको एग्जाम के, इतना ही होगा बेटा, इतना ही होगा बस। हाँ, अभी 17 नवंबर डेट आई है, क्योंकि केस कोर्ट में चल रहा है, तो अगर कोर्ट स्टे लगा देती है तो फिर मुश्किल से मुश्किल 1-2 महीने का लगाएगी, तो नवंबर में नहीं तो दिसंबर लास्ट में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर में जनवरी फरवरी में तो हो जाएंगे बेटा, है ना। चलो, तो ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। अब बच्चों सुनो, इस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में ये जो 4 पॉइंट है ना, इनके नाम है। इस ऊपर वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस। इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलस। मतलब सुपीरियर शब्द का मतलब क्या होता है, सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, तो इसे बोलते हैं उच्चतम बिंदु, जो ऊपर है, ऊपर है। और जो नीचे की तरफ होते हैं दो, इन्हें बोलते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलस। अभी आपको फोटो दिखाती हूं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इंफीरियर कॉलिक्यूलस, इंफीरियर का मतलब होता है नीचा, तो हिंदी में लिखते हैं निम्नतम बिंदु। सुपीरियर कॉलिक्यूलस, इंफीरियर कॉलिक्यूलस, दो पॉइंट है, ऊपर वाले सुपीरियर कॉलिक्यूलस है, नीचे वाले इंफीरियर कॉलिक्यूलस है, इन चारों को एक साथ मिला के कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। अब प्यारे बच्चों सुनो, ये जो सुपीरियर कॉलिक्यूलस होते हैं ना, इनके पास मैसेज आता है किससे, किससे, आंख से। और आंख का मतलब क्या हो गया, ये विजुअल रिएक्शंस या विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करते हैं। अब विजुअल का मतलब क्या होता है बेटा, देखने वाले। इसका मतलब मैम इन दो बिंदुओं में मैसेज कहां से आते हैं, जितने भी सारे सिग्नल्स मैसेज आंख से आते हैं बेटा, किसके पास, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए। ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ऑडिटरी का मतलब क्या होता है बेटा, सुनना, और सुनाई देना काम किसका होता है, कान, तो इसके पास मैसेज किससे आएगा, कान से आएगा। अब आप कहोगे मैम हमें तो समझ में नहीं आया, चल चल आओ सुनो, सुनो क्या, हाँ बेटा स्टे लगना कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रुप डी की वैकेंसी पे स्टे लग सकता है, लेकिन स्टे लगने के बाद भी 1 से 2 महीना ही एग्जाम आगे जाएगा, और वो कैट की लास्ट ईयर में डिसाइड हो जाएगा कितना स्टे लग रहा है। एक क्वालिफिकेशन को लेके है ना, 10th पास रखें, हाँ उसको लेके है, क्योंकि बेटा 2026 का आरआरबी का कैलेंडर पूरा आने वाला है, 2026 का पूरा कैलेंडर तैयार हो गया है। 2026 में एनटीपीसी में कितनी वैकेंसीज है, ग्रुप डी में आप सोचिए, अभी तो एनटीपीसी की, एएलपी की नहीं, टेक्नीशियन की नहीं, सारी वैकेंसी मिलने वाली है आपको। चलो ये खैर छोड़ो ये सब बातें, अब तो पढ़ाई का काम अपना वो देखते हैं, एग्जाम तो होना ही बेटा, 2 महीने लेट हो जाएगा, हमें तो पढ़ना है, अच्छी बात है, 1-1.5 महीना और तैयारी को मिल जाएगा। सुनो, मैंने कहा मध्य मस्तिष्क आंख और कान से आने वाले स्टिमुलेशन, आंख और कान से आने वाले उद्दीपनों को क्या करता है बेटा, रिस्पॉन्स करता है। अब जिस हिस्से में आंख और कान से मैसेज आते हैं उसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में 4 पॉइंट है, ठीक है, और 4 पॉइंट में ये 4 बिंदु हैं। इसमें क्या है, ये ऊपर वालों को बोलते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, नीचे वालों को बोलते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई किसको कंट्रोल करता है, विजुअल रिफ्लेक्स को, और विजुअल रिफ्लेक्स कहां से आते हैं, आंख से आते हैं। इंफीरियर कॉलिक्यूलाई किसको कंट्रोल करता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स को, ऑडिटरी रिफ्लेक्स कहां से आते हैं, कान से। तो सिंपल से क्वेश्चन है, आंख से आने वाले मैसेज कौन सी कॉलिक्यूलाई के पास आते हैं, सुपीरियर, कान से, इसके पास। मैंने फोटो भी लगाई होगी, ये हमारे ब्रेन में होते कैसे हैं, मैंने लगाई होगी फोटो, नहीं लगाई तो मैं भी गूगल से 1 मिनट में सर्च करके दिखा देती हूं आपको कि होता कहां है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। चलिए आपको दिखाते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम लगाते हैं आप, आ जाएगा अभी कॉर्पोरा। बेटा अगर ग्रुप डी का पेपर 1 महीने आगे चला जाता है या 2 महीने चला, तो अच्छी बात है ना, हमें तो थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा तैयारी अच्छी रखने के लिए। ये देखो, ये दिख रहा है, इसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, दिख रहा है, ये सुपीरियर कॉलिक्यूलाई है, दिख रहा है, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई लिखा हुआ है, और ये नीचे वाले 2 पॉइंट क्या दिख रहे हैं, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, और इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। समझ में आ गया जी मैम, इस फोटो में आपको दिखाया, तो ऐसा होता है हमारे ब्रेन में। तो ये हो गया हमारा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन यही काम करता है, बस मिड ब्रेन का इतना ही, किस चीज को देख रहे हो, किसकी आवाज सुन रहे हो, ये चीज किसकी है, इस इमेज को सीधा दिखाना, इसके बारे में सारी जानकारी बताना आपको, ठीक है। अब आ जाइए हमारा फोर ब्रेन, हमारे ब्रेन का लास्ट हिस्सा बचा है, वो है फोर ब्रेन। और मैंने कल की क्लास में बताया था, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क जो होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में सबसे बड़ा कौन सा है, फोर ब्रेन है। और ये जो फोर ब्रेन है ये भी आगे 3 भागों में बटा हुआ होता है। कौन कौन से भाग बताए थे, नंबर 1 पे थैलेमस, नंबर 2 पे हाइपोथैलेमस, हाइपो लगा दो बस, थैलेमस के आगे क्या लगा दो, हाइपोथैलेमस, और नंबर 3 पे था सेरेब्रम, सेरेब्रम, सेरेब्रम को सेरेब्रम या हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। अब इन तीनों में हमने बड़ा कौन बताया था, सेरेब्रम। इन तीनों में बड़ा मैंने किसको बताया था, सेरेब्रम को बताया था, ये बताया था हमने जी मैम। अब आ जाओ, इन तीनों के एक एक करके हमें फंक्शन पढ़ने हैं। ये थैलेमस क्या करता है, थैलेमस का काम क्या होता है बच्चों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया, टोटल कितने सेंसरी ऑर्गन है, 5। 5 में से आंख और कान को किसने कंट्रोल किया, मिड ब्रेन ने। कितने बचे, 3। 3 कौन कौन से बचे, जल्दी से बताओ। थैलेमस के फंक्शन पढ़ा रही हूं मैं, थैलेमस क्या काम करता है, थैलेमस क्या क्या काम करता है, थैलेमस लिखो, थैलेमस के क्या क्या फंक्शन है, इसका काम पढ़ा रही हूं मैं, इसके क्या फंक्शन है। इट कंट्रोल्स ऑन 3 सेंसरी ऑर्गन्स, यह 3 संवेदी अंगों पर नियंत्रण बनाए रखता है। और 3 कौन से बचे, जल्दी बताओ। 3, पहला बचा नोज, नोज का मतलब नाक, नाक का काम क्या होता है, गंधक की पहचान करवाना, स्मेल, गंध की पहचान करवाना। तो बेटा आपकी आंख पे पट्टी बांधू, मैं गुलाब का फूल सूंघाऊं, सिर्फ सूंघ के बता दोगे गुलाब के फूल की महक है। क्यों, क्योंकि आंख पे पट्टी बंदी है ना, दिमाग के थैलेमस पे थोड़ी ना बंदी है, ठीक है, दिमाग के थैलेमस पे थोड़ी बंदी है। तो कौन सी स्मेल अच्छी है, कौन सी किसकी है, इसकी पहचान करवाना थैलेमस का काम होता है। इसका मतलब नाक से जितने भी सिग्नल जाते हैं वो किसके पास जाते हैं, थैलेमस के पास। अगला टंग, टंग यानी जीभ, और जीभ का काम क्या होता है मुझे आप बताओ, जीभ या जिह्वा क्या काम होता है, टेस्ट की पहचान करवाना। आपने जो खाया है वो स्वाद में कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, कैसा है, ये कौन पहचान करवाता है, ये पहचान करवाते हैं थैलेमस। खट्टा खाया, कड़वा खाया, मीठा खाया, कैसा खाया, थैलेमस पहचान करवाएगा। और तीसरा, ये कंट्रोल करता है आपकी स्किन स्टिमुलेशन को, त्वचा से आने वाले मैसेज इसी के पास आते हैं। अब स्किन से क्या मैसेज आया, मैं जोर से चांटा मार दिया तो दर्द आया, हाँ मैम, किसकी सहायता से, स्किन की सहायता से। कहां से आया, बाहर से, तो ये एक्सटर्नल पेन को महसूस करवाता है। बाहरी दर्द, मैम दर्द अंदर भी होता है बाहर भी, ऐसा कुछ है क्या, हाँ बेटा, पेट दर्द हुआ तो इंटरनल पेन है ना, सर में दर्द हुआ इंटरनल पेन है, किसी ने मुक्का मारा, किसी ने थप्पड़ मारा, एक्सटर्नल पेन है। तो जो दर्द स्किन की सहायता से बाहर से आता है उसको महसूस करवाता है थैलेमस। इंटरनल पेन हाइपोथैलेमस फील करवाता है, जो भी पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। आपको हीट, गर्मी लग रही है, गर्मी का एहसास थैलेमस करवा रहा है। कोल्ड, आपको ठंड लग रही है, तो बेटा इसका एहसास कौन करवा रहा है, यही। आपको किसी ने टच किया, ठीक है, तो उसको महसूस कौन करवा रहा है, थैलेमस, थैलेमस। मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा,
कौन से ब्रेन का हिस्सा स्मेल की पहचान करवाता है, गंधक की पहचान करवाता है, कौन से ब्रेन का हिस्सा टेस्ट की पहचान करवाता है। जब बाहर से कोई दर्द आता है, कोई चाटा मारता है, कोई आपको टच करता है, आपको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, जो सारी चीजें स्किन की सहायता से आती है, उसको महसूस कौन करवाता है? थैलेमस। तो थैलेमस 3 सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है। कौन कौन सा? नोज, टंग, स्किन। और आंख और कान को किसने कंट्रोल किया था? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? आ ही गया होगा पॉइंट समझ में, है ना? अब पढ़ेंगे हम हाइपोथैलेमस क्या करता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, तो आइए हाइपोथैलेमस के बारे में। बेटा हाइपोथैलेमस शब्द आपको सुना सुना नहीं लग रहा क्या? हाँ जी, सुना सुना नहीं लग रहा? याद है एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि भी होती है और दिमाग का हिस्सा भी होता है। वहां पे हमने ग्रंथि के तौर पे काम पढ़ा था, आज दिमाग के हिस्से के तौर पे काम पढ़ेंगे हम। चलो सुनो, हाइपोथैलेमस क्या क्या काम करता है। पहला काम, हंगर, भूख लगी आपको, तो भूख महसूस करवाना, भूख का लगना कौन से ब्रेन के हिस्से से महसूस होता है? हाइपोथैलेमस। प्यास लगी है, फर्स्ट प्यास लगी है, ठीक है, प्यास का लगना। अगला आपका क्या कहते हैं, कोई अच्छी सी चीज खाने का मूड हो रहा है, ठीक है, कोई बहुत चटपटा खाने का मूड हो रहा है, ठीक है। साथ में आपकी हॉबीज क्या है, क्या है वो यही बताता है बेटा। आपको किस चीज में रुचि है, आपकी क्या हॉबीज है, आपके मन में किसके लिए कैसी फीलिंग्स है। फीलिंग्स यानी कि आपकी भावनाएं कैसी है, लव वाली है यानी प्यार वाली है, किसी के लिए आपके मन में प्यार भरी भावनाएं हैं, वो हाइपोथैलेमस महसूस करवाता है। किसी के लिए आपके मन में हेट यानी कि घृणा, किसी के नफरत वाली आपके मन में फीलिंग्स है, वो यही महसूस करवाता है। आपका मूड कैसा है, आज तो मूड खराब है, गुस्सा आ रहा है, अरे गुस्सा यही लाता है, गुस्से को महसूस, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो वो गलत हुआ है उसको महसूस करवाएगा, फिर उसका रिएक्शन देगा, गुस्सा आना, फिर गुस्सा आना। तो भूख का लगना यही महसूस करवाता है, प्यास लगना। एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन आता है, भूख लगना, प्यास लगना, ब्रेन का कौन सा हिस्सा महसूस करवाता है? हाइपोथैलेमस। आपकी हॉबीज क्या है, क्या चीज पसंद है आपको, आपके मन में किसके लिए कैसी फीलिंग्स है, प्यार वाली है, नफरत वाली है, गुस्से वाली है, इन सबका सेंटर होता है हाइपोथैलेमस। मैं आपको क्लियर कर दूं, दिल में ना दर्द होता है, ना प्यार होता है, ना कोई नफरत वाली फीलिंग्स होती है। दिल का एक ही काम है, हार्ट का एक ही काम है, ब्लड को पंप करना और पंप करके बॉडी के सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन वाले खून को पहुंचा देना। और प्लीज हार्ट को वही काम करने दो, ठीक है, बाकी सारे काम इसी के होते हैं, सारे काम इसी के होते हैं। और सुनो जरा मेरी बात, ये इंटरनल पेन को फील करवाता है। देखो एक्सटर्नल पेन कौन फील करवाता है? ये इंटरनल पेन को भी फील करवाता है, आंतरिक दर्द। अरे सर में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, कौन एहसास करवाएगा उस दर्द को? तो क्या बताओगे आप? हाइपोथैलेमस एहसास करवाएगी। आंतरिक दर्द, अंदर जो दर्द है आपके, पेट दर्द, सर दर्द, कमर दर्द, चेस्ट में दर्द, बाहर से किसी ने चाटा मारा, किसी ने सुई लगाई, कांटा चुभ गया, कांच चुभ गया, वो ये फील करवाएगा। और यही ब्रेन का हिस्सा कौन सा? हाइपोथैलेमस आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। लिख दो, इट कंट्रोल्स ऑन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यह हमारे शरीर के आंतरिक तापमान पर नियंत्रण बनाए रखता है। आंतरिक तापमान पर नियंत्रण बनाए रखना। और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, हमारी बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता कितना है? कितना होता है बेटा? पढ़ा चुकी हूं। जब आपको बुखार होती है तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो उसको वापस कम करने का काम हाइपोथैलेमस का। इसीलिए कहते हैं हाइपोथैलेमस को थर्मोमीटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अरे ये हमारे शरीर का थर्मोमीटर कहलाता है, तापमापी कहलाता है बेटा, ये इसी को तापमापी कहते हैं। इसी का एक और नाम होता है थर्मो रेगुलेटरी। अगर ये सारे नाम आए ना बेटा, तो हाइपोथैलेमस को पकड़ के करके आना, इसे तापमापी या ताप नियंत्रक कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। भूख लगना, प्यास लगना, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। शरीर के अंदर पेट दर्द, कान में दर्द, सर में दर्द, हाइपोथैलेमस महसूस करवाता है। किसके लिए कैसी फीलिंग्स है? हाइपोथैलेमस महसूस करवाता है, ठीक है। और आज कैसा चीज करने का मन है ना, समझ रहे हो? आज तो चटपटा खाने का मन, आज मीठा खाने का मन है, ये सब हाइपोथैलेमस की देन है। और हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, अप्रोक्स, उसको कंट्रोल करने का काम भी यही हाइपोथैलेमस करता है। बेटा थैलेमस शब्द का मतलब होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ये बाहरी टेम्परेचर, बाहर से, बाहर मौसम, बाहर वेदर में गर्मी है तो स्किन से गर्मी महसूस करवाएगा, बाहर ठंड है तो स्किन से ठंड लगेगी आपको, ठीक है। अंदर के बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है, तो इसको हम थर्मोमीटर या थर्मो रेगुलेटरी कहते हैं, तापमापी या ताप नियंत्रक कहते हैं हाइपोथैलेमस को, ठीक है जी मैम। ओके, तो अब हमारा एक लास्ट ब्रेन का हिस्सा बचा, दैट इज सेरेब्रम। सेरेब्रम कौन सा बचा? सेरेब्रम। बस वो हम कल पढ़ेंगे। कल हम पहले सेरेब्रम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। बस इस चैप्टर में क्या बचा है? सेरेब्रम, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड और फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ब्रेन हेमरेज क्या होता है बेटा? थोड़ा सा इंतजार करो, ब्रेन हेमरेज के बारे में बात बताएंगे आपको आगे। मैं कुछ ब्रेन की बीमारियां पढ़ाऊंगी आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा ब्रेन हेमरेज क्या होता है। रुकिए थोड़ा, ब्रेन हेमरेज क्या होता है आपको पढ़ाएंगे, डोंट वरी।